नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों का अजीज दोस्त सिया आशीष गुप्ता। आज के पावन उत्सव 5 सितंबर के दिन आप लोगों से मुलाकात हो रही है। आप लोग भली भांति जानते हैं आज क्या है। आज टीचर्स डे है और मुझे बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारे बधाइयों के तांते लगे हुए हैं। आप लोगों के मैसेजेस जो है मुझे लगातार मिल रहे हैं और इसी खुशी के उत्सव पे जिस तरीके से आप लोगों से वादा किया गया था, हमारे विशाल सोमई सर ने आपसे वादा किया था, तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूं बहुत ही बेहतरीन चीज जिसका इंतजार बच्चों को बहुत समय से था। बहुत समय से बच्चों के मैसेजेस मुझे आ रहे थे, मुझे विशाल सर को कि सर प्लीज ये चीज लेकर आइए। आप लोगों को पता है कि वो क्या है। तो बेटा आज हम लोग लेकर आ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीरीज 2022। पिछले साल भी मैंने ये सीरीज करी थी 2021 में, जिसका आप लोगों ने भरपूर फायदा उठाया, भरपूर प्यार उस चीज को मिला। और वही सीरीज एक पेन ड्राइव के रूप में आपने बहुत बच्चों ने हमसे परचेज करी, बहुत बच्चों ने उसका फायदा उठाया, बहुत बच्चे उससे हमारे पास हुए। तो आज उसी को उसका एक मैं कहूंगा कि सेकंड वर्जन, सेकंड एपिसोड ला रहा हूं आज हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं, द ग्रेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीरीज 2022। और ये मैं बच्चों को बता दूं बेटा, ये हमारे सीए इंटर एंड सीए में इंटर ग्रुप 2 वाले बच्चों के लिए रेलेवेंट है। अच्छा, सीएस के बच्चे जो हैं, सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 के जो बच्चे हैं वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं। उनको मैं एक बात बता दूं, जाहिर सी बात है सीएस में जो पेपर है दैट इज एमसीक्यू, तो आप उसका जो कंसेप्ट है वो सुन सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं और उसके बेस पे अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है वो ट्राई कर सकते हैं। तो बेटा इसी के साथ मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीरीज चालू कर रहा हूं जो मैं कहूंगा विद्यास्थल, द ग्रेट विद्यास्थल के सौजन्य से है और मैं आप लोगों का अजीज दोस्त सिया आशीष गुप्ता उसको पेश करने वाला हूं। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज वी गोना स्टार्ट विद आवर फाइनेंशियल मैनेजमेंट फ्रेश बैच। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बैच से द फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीरीज 2022 जिसका आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब आप लोगों के सामने स्क्रीन आ रही है कि जो मैं आज क्या कराने वाला हूं। सो बेसिकली वी आर स्टार्टिंग विद द फाइनेंशियल मैनेजमेंट बैच एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय द विद्यास्थल इंस्टीट्यूट, विद्यास्थल सेंटर ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंसी। और आपके सामने मैं आप लोगों का अजीज दोस्त सिया आशीष गुप्ता इस बैच को आज स्टार्ट कर रहा हूं। आई प्राउडली अनाउंस दिस बैच। ये जो हमारी बैच है ये अपकमिंग अटेम्प्ट्स के लिए है। नवंबर 22 एंड दिसंबर 22 या अपकमिंग ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट वाले जो बच्चे हैं वो इसका फायदा उठा सकते हैं। पढ़ाई हमारी सीए और सीएमए की एक साथ रहेगी। बच्चों के कई बार एक मन में बात आती है कि सर एक साथ पढ़ाओगे, कोई डिफरेंस नहीं है सिलेबस में। तो भाई मैं यकीन दिला रहा हूं, मेरा खुद 10 साल का एक्सपीरियंस है बेटा, कोई डिफरेंस नहीं है। प्लीज इस चीज की चर्चा में मत फंसना कि ये क्वेश्चंस सीए के हैं या सीएमए के हैं। घूम फिर के, मैं पहले भी इस बात को साबित कर चुका हूं कि क्वेश्चन सारे घूम फिर के आपको हर इंस्टीट्यूट की पब्लिकेशन में मिल जाएंगे। तो प्लीज चीज को सीखने पे ध्यान देना है हमने। चलिए बेटा, तो आज हम करने क्या वाले हैं, द नेक्स्ट स्टेप व्हाट दिस बैच ऑफर्स। आज मेरे पिटारे में आप लोगों के लिए क्या है, आज हमारी फर्स्ट क्लास है जो कि एक समराइज क्लास होने वाली है। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं कुछ वादे आप लोगों से कर दूं जो विद्यास्थल ने हमेशा किए हैं। और जो बच्चे विद्यास्थल को जानते हैं, मुझे जानते हैं, उन्हें यह भी पता होगा कि हमने कभी कोई वादा तोड़ा नहीं है। फुल कोर्स कंप्लीशन सर, दिस इज द बेसिक स्टेप। ऑब्वियसली आपको मैं कोर्स तो कंप्लीट कराऊंगा यार, ये तो बेसिक सी बात हो गई। उसके बाद सबसे बड़ी बात है लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। आपको पूरे सब्जेक्ट की बढ़िया तरीके से अंडरस्टैंडिंग यहां पर मिलने वाली है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मैं बहुत सारे ऑब्वियसली फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेटा इज द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, सो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वी गोना स्टार्ट। हम पास्ट ईयर पेपर्स करेंगे, रिवीजन टेस्ट पेपर्स करेंगे, मॉक टेस्ट पेपर्स करेंगे। मैं जो नोट्स आपको देने वाला हूं, ठीक है ना, आज की क्लास तो बेटा एक इंट्रोडक्शन क्लास दैट वुड बी अ बिट ऑफ थ्योरेटिकल क्लास विद सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। प्रॉपर क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे हाथ के हाथ मिल जाएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है।
और एक बात आपको मैं प्रॉपर बता रहा हूं बेटा, डाउट सपोर्ट मैं अपनी पर्सनल गारंटी दे रहा हूं, डाउट सपोर्ट आपको पूरी तरीके से रहेगा। आपको मेरा पर्सनल नंबर भी विद्यास्थल की टीम से मिल जाएगा और आप जब चाहें मेरे से डाउट जो है वो पूछ सकते हैं। तो बेटा अब आपकी दिमाग की बत्ती जलाने, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से जो लोग घबराते हैं कि भैया ये क्या है, ये क्या सब्जेक्ट है, प्रॉपर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो मैं आपको इस सब्जेक्ट की देने वाला हूं। तो इसी के साथ दोस्तों स्टार्ट करते हैं विद द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ योर ग्रुप 2। चलिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या? वैसे आपके सामने कुछ पीपीटीज हैं जो मैं ऑब्वियसली आप लोगों के लिए ही बनाई है, लेकिन ये एक समरी है। ऑब्वियसली हमें इलेबोरेटली बात करनी है, तो मैं अपने व्हाइट बोर्ड पर जाऊंगा और वहां पर हम समझेंगे। आप लोगों से बस सर ये दरख्वास्त है, ये सपोर्ट चाहिए कि प्रॉपर आप अपना कॉपी, रजिस्टर, कैलकुलेटर लेके बैठिए, चीजों को हाथ के हाथ नोट करिए, ठीक है ना। क्योंकि आप काम नहीं करेंगे, देखो यार इसको पिक्चर की तरीके से मत देखना कि नेटफ्लिक्स प्राइम पे पिक्चर चल रही है, हा बड़ा मजा आ रहा है, ऐसे करोगे तो काम नहीं बन पाएगा। सर हमारी इंडस्ट्री में जब तक बच्चा मेहनत नहीं करता, हम कितनी मेहनत कर रहे हैं ये मेरे ख्याल से आप लोगों को दिख रहा होगा, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब काम नहीं बन पाएगा। तो सर प्लीज अपनी कॉपी निकाल लीजिए, अपना रजिस्टर निकाल लीजिए। सो नाउ आई एम गोइंग ऑन टू माई व्हाइट बोर्ड और काम को स्टार्ट कर रहा हूं। चलिए सर, सो प्लीज पुट आउट अ हेडिंग डाल लीजिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बहुत इत्मीनान से, बहुत आराम से हम इस सब्जेक्ट को समझने वाले हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चलिए, सबसे पहले बेटा आप लोगों से सपोर्ट चाहिए। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड मैनेजमेंट? मैनेजमेंट शब्द का क्या मतलब है? मैनेजमेंट शब्द की जब बात आती है तो एक शब्द दिमाग में आता है, आपको याद है वैसे व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट आपने 12th लेवल पे पढ़ी होगी। अच्छा, मैं पुराना रेफरेंस जरूर देता हूं, लेकिन प्लीज मैं ये बात भी बोलना चाहूंगा कि जिस बच्चे ने नहीं पढ़ी वो भी परेशान ना हो जाए, मैं पूरा इलेबोरेट करने वाला हूं। लेकिन मुझे प्लीज जवाब दें, मैनेजमेंट का जब बात आती है तो फर्स्ट स्टेप आपके दिमाग में क्या आता है? सर मैनेजमेंट की सबसे पहला स्टेप जो है दैट इज प्लानिंग। एंड व्हाई डू वी डू प्लानिंग? हम प्लानिंग क्यों कर रहे हैं? हम डिसाइड करने के लिए, हम कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। मैनेजमेंट का जब नाम आता है तो प्लानिंग दिमाग में आती है, डिसीजन मेकिंग दिमाग में आती है। ये एक डिसीजन मेकिंग सब्जेक्ट है। जैसे कि कॉस्टिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो वहां पे भी मैनेजमेंट शब्द आता है, वो भी एक डिसीजन मेकिंग सब्जेक्ट थी। सो बेटा प्लीज मैं आगे बढ़ाऊं। प्लानिंग और क्या क्या होता है मैनेजमेंट में? प्लानिंग आता है, ठीक है एक सेकेंड, प्लानिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग आता है, डायरेक्टिंग आता है। डायरेक्टिंग आता है दूसरों को निर्देश देना कि तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है मैनेजमेंट का। व्हाट इज कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग होता है ये देखना कि जो जो हमने प्लान किया था क्या वो अचीव हो पाया। कंट्रोलिंग के लिए एक शब्द मुझे याद आ रहा है बेटा, लुकिंग बैकवर्ड्स। प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग का चीजों को इकट्ठा करना। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल द फाइनेंशियल फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज फंक्शन से मेरा क्या मतलब है? फंक्शन से कोई शादी ब्याह के फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, काम। बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी फाइनेंशियल काम हैं उनकी प्लानिंग और उनको अंजाम देना हमारे इस सब्जेक्ट में आता है। देखिए मैनेजमेंट मैंने समझा दिया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। बेसिकली सही बताऊं, मैनेजमेंट का सिंपल मतलब होता है किसी भी काम को ढंग से कर लेना और करवा लेना। दुनिया में हर चीज मैनेजमेंट है, ठीक है ना। हमारी ये क्लास भी एक टाइप की मैनेजमेंट है, विद्यास्थल ने जो मैनेज करी है, एक ऐसा कह सकते हैं। हमारे घर में कोई शादी ब्याह का फंक्शन है तो जो चाचा मामा मिलकर जो प्लानिंग कर रहे हैं, खुद कुछ नहीं कर रहे, दूसरों को बोल रहे हैं तू ये कर, तू फूल लेकर आ, तू माला लेकर आ, ये भी एक टाइप की मैनेजमेंट है। हर चीज मैनेजमेंट है। तो बेसिकली अच्छा, फाइनेंस वर्ड का क्या मतलब होता है यार? मेरे ख्याल से फाइनेंस समझाने की जरूरत तो नहीं है। पैसा एक ऐसी चीज है जिसकी भाषा हर इंसान समझता है। अच्छा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज मनी मैनेजमेंट। आप कह लीजिए, फाइनेंस को मनी भी कह लीजिए, क्या दिक्कत है? हमें अपने बिजनेस के सारे फाइनेंशियल काम हैंडल करने हैं, अंजाम देने हैं, प्लानिंग करनी है, ताकि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? मैं यहां लिख रहा हूं, टू
प्रोटेक्ट द बिजनेस फ्रॉम फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। बेटा व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डिस्ट्रेस? डिस्ट्रेस वर्ड से क्या मतलब है? डिस्ट्रेस वर्ड का मतलब लिख लो हिंदी में संकट, परेशानी। मैं इसके लिए ऑल्टरनेटिव वर्ड्स भी यूज कर सकता हूं, मैं डिफरेंट कलर पेन में लिख देता हूं यहां पर। इंसॉल्वेंसी सुना है आपने? लिक्विडेशन। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा बिजनेस इंसॉल्वेंट हो जाए। लिक्विडेशन वर्ड डिनोट करता है बंद हो जाने को। हम नहीं चाहेंगे कि हमारा बिजनेस जो है बंद हो जाए, हमारा बिजनेस फलता फूलता रहे। हमें अपने बिजनेस की सारी फाइनेंशियल प्लानिंग्स करनी है, फाइनेंशियल काम करने हैं, ताकि कंपनी कभी भी फाइनेंशियल घाटे में ना जाए, फाइनेंशियल नुकसान ना हो, फाइनेंशियल लूट ना जाए। और टू ग्रो आवर बिजनेस, मैं ये भी कह सकता हूं कि बिजनेस को ग्रो कराना है। अच्छा एक बात बता दूं बेटा, मैं अभी फिलहाल बार बार वर्ड ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस कर रहा हूं, ये बात भी लिख लें, ये सब्जेक्ट हम ज्यादातर एक कंपनी के लिए पढ़ रहे हैं। स्पेसिफिकली बोलूं तो पब्लिक कंपनी के लिए पढ़ रहे हैं हम। ये बिजनेस पब्लिक कंपनी के लिए पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने कंपनी लॉ पढ़ा है। पब्लिक कंपनी बिजनेस की लाइन में सबसे बड़ी मछली होती है, मोर देन अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के ऊपर तो कई सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे कि सबसे सिंपल बात, प्राइवेट कंपनी पब्लिक के पास जाके पैसा नहीं मांग सकती। मैं बहुत सिंपली एक बात को समझता हूं, पब्लिक कंपनी बेटा वो होती है जो पब्लिक के पैसों से चलती है, जो पब्लिक के पैसों से चलती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सो वी हैव टू डू ऑल द फाइनेंशियल थिंग्स टू प्रोटेक्ट आवर कंपनी। आगे बढ़ते हैं, हमें फैसले करने हैं, हमें डिसीजन मेकिंग करनी है। अब मेन मैं आपको बता दूं, अगर आपको यह पता लग जाए कि कौन कौन से डिसीजन करने हैं, कौन कौन से काम करने हैं, तो आपको यह सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा। सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने वाला इंसान कौन है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसके नाजुक कंधों पर है? भाई मैनेजमेंट करने वाला इंसान क्या होता है? बहुत ही सिंपल तरीके से चर्चा चल रही है, बहुत, और पार्ट लेना, इसमें जवाब देना हाथ क्या। मैनेजमेंट करने वाले इंसान को क्या कहते हो? सर मैनेजर। मैनेजमेंट करने वाला इंसान मैनेजर, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने वाला हो गया फाइनेंशियल मैनेजर। लेकिन फाइनेंशियल मैनेजर एक थोड़ा पुराना शब्द हुआ, नया शब्द क्या है आज की तारीख में? दिस इज अ न्यू डेजिग्नेशन, ठीक है, अभी पुरानी हो गई, बहुत नई भी नहीं है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, सीएफओ के नाम से मशहूर है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ही इज द पर्सन बेसिकली, हु इज ही इज द फाइनेंशियल हेड ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी। इसके ऊपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने का दारोमदार है। जब मैं कई बार ऑडिट करने गया हूं तो सीएफओ से मिला हूं, सीएफओ इज द हेड। इसके नीचे फाइनेंस से बहुत बड़ी स्ट्रीम है, अकाउंट्स, टैक्सेशन, कॉस्टिंग, लॉ, सब सीएफओ के अंडर आता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो अभी जब भी आपसे कोई पूछे, सीएमए के बच्चों में एमसीक्यूज भी देने हैं, ठीक है ना, तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे कोई पूछे कि एफएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, तो सीएफओ के ऊपर है। तो ये सब्जेक्ट जब आप पढ़े तो बीइंग अ सीएफओ पढ़े कि आप ये समझें कि आप इस सब्जेक्ट में सीएफओ हैं। चलिए अब बेटा, अब मैं हेडिंग डाल रहा हूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस की, कि इस सब्जेक्ट में मेनली डिसीजंस आपको कौन कौन से लेने हैं। मैं आपको समझा चुका हूं कि यह सब्जेक्ट एक डिसीजन मेकिंग सब्जेक्ट है, तो कौन से मेन डिसीजंस आपने यहां पर लेने हैं, यह चीज आप समझें। चलिए बेटा, सबसे पहले आप मुझे बताओ एक बिजनेस की शुरुआत कैसे होती है? बिजनेस को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? भाई बिजनेस को चलाने के लिए आपको चाहिए बेटा कैपिटल, आपको चाहिए फाइनेंस, फंड्स, पैसा चाहिए यार, जिंदगी में पैसा चाहिए भाई। तो सबसे पहला डिसीजन आ गया पैसा लाने का डिसीजन, दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजंस, व्हाट डू यू मीन बाय द फाइनेंसिंग? फाइनेंसिंग वर्ड के ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं बेटा, एक सेकेंड, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। व्हाट इज प्रोक्योरमेंट? प्रोक्योरमेंट होता है बेटा पैसे लाना। क्या मतलब होता है प्रोक्योरमेंट का? पैसे लाना। अच्छा उसके बाद अब यार घरेलू सोच लेकर आओ, पैसे तो आ गए, अब क्या करना है? पैसे को तिजोरी में रख के सड़ाना है, पैसे का जगराता करना है, पैसे आ गए, पैसे आ गए, बहुत खुशी की बात है। पैसे आ गए तो फिर क्या करोगे उस पैसे का? सर उस पैसे का कुछ इस्तेमाल करो, कुछ यूज करो।
नहीं तो पैसा पड़े पड़े सड़ जाएगा। है सर, पैसा कैसे सड़ता है? भाई सड़ने का मतलब मेरा यहां पे ये है कि पैसे को आपने फालतू तिजोरी में रखा हुआ है। फालतू कोई भी अगर पैसा पड़ा रहे तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं आइडल फंड्स रखे हैं। और हर बेकार, हर आइडल फंड्स की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। यार कुछ नहीं मिल रहा तो उस पैसे की एफडी करा लो, कुछ तो ब्याज आएगा, 5% आएगा, 6% आएगा। मेरी बात समझ रहे हो? सो बेसिकली सीक्वेंशली द नेक्स्ट डिसीजन इज बेटा इन्वेस्टिंग डिसीजन। आप लोग खुद ही बोल देते हैं, मेरे को जवाब आ रहे हैं कि सर पैसे को इन्वेस्ट करो। इन्वेस्टिंग डिसीजंस, अच्छा इन्वेस्ट से यहां पर मतलब यूज करने से है, तो मैं उसको यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स कह देता हूं। क्लियर है बात? सीक्वेंशियल लग रहा है बात? अच्छा अब देन व्हाट्स नेक्स्ट? भाई इन्वेस्टमेंट करना, यूटिलाइजेशन करना इसलिए भी जरूरी है टू ग्रो योर बिजनेस। आप अगर पैसे का सही इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी? आप एक बार अपना शेयर्स इशू करके, डिवेंचर्स इशू करके पैसे ले आए, वो पैसा जिंदगी भर थोड़ी काम आएगा, जिंदगी भी थोड़ी चलने वाली है उससे। कुछ करोगे तो पैसा आगे बढ़ेगा भाई, पैसा ही पैसे को बढ़ाता है ऐसा कहते हैं। और अगर कुछ काम नहीं करोगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, तो कब तक बार बार अपने फाइनेंसर से पैसे लेने जाते रहोगे? वो भी कहेंगे यार ये कुछ काम तो करता नहीं, बार बार हमसे पैसे लेने आ जाता है। मेरी बात समझ रहे? उसके बाद थर्ड वन मैं बोलूंगा, आपने नाम लेना है, जिन लोगों ने आपको पैसा अरेंज करने में मदद करी, जिन लोगों से आप फाइनेंस लेकर आए हैं, क्या आपकी उनके प्रति कोई जिम्मेवारी नहीं बनती? बिल्कुल बनती है। क्या दोगे उन्हें, उन शेयर होल्डर्स को, उन स्टेक होल्डर्स को क्या दोगे? द वर्ड आता है डिविडेंड। तो द थर्ड इज डिविडेंड डिसीजन। बेटा बात समझ में आ रही है? थर्ड इज डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन के लिए मैं क्या लिख दूं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स, पैसों का बंटवारा। प्लीज इन तीनों को, ये पूरा हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट इन 3 डिसीजंस में है। बात समझ रहे हैं मेरी? इन 3 डिसीजंस में है। अच्छा सवाल आता है, इज देयर एनी इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दीज 3 डिसीजंस? क्या इन तीनों डिसीजंस में आपस में कोई रिलेशनशिप है? आप बताइए। बिल्कुल है यार। फाइनेंस लाओगे तभी तो बिजनेस चलेगा, इन्वेस्टमेंट करोगे तभी तो ग्रोथ होगी, तभी तो। अच्छा वही काम नहीं करोगे तो कब तक फाइनेंसर आपको पैसा देता रहेगा? वो छोड़ के चले जाएंगे आपके बिजनेस को। अच्छा डिविडेंड, क्या डिविडेंड देना जरूरी है? कई चीजों में लीगली डिविडेंड देना जरूरी हो या ना हो, लेकिन आपको डिविडेंड देना पड़ता है। आपके डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है, इन्वेस्टर देखता है। इन्वेस्टर सीधा कहता है, अगर वो कहेगा कि भाई ये कंपनी डिविडेंड नहीं देती तो वो क्यों आपके साथ जुड़ा रहेगा? वो आपका शेयर बेच के निकल जाएगा और मार्केट में 4 लोगों को बात और फैला देगा, भैया ये कंपनी बेकार है, ये डिविडेंड नहीं देती, इसके पास मत लगाओ पैसे। सो बेसिकली दिस इज अ साइकिल जो बिजनेस में जिंदगी भर चलती रहती है, एंड ईच एंड एवरी स्टेप इज डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। क्या ये बात आप समझते हैं? तो सीएफओ, अगर सवाल आई कि सीएफओ क्या करता है, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो बेसिकली यू हैव टू एक्सप्लेन दीज 3 डिसीजंस। हमारे आने वाले फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सारे चैप्टर इन्हीं डिसीजंस में से हैं। बात क्लियर? नाउ बेटा थोड़ा मैं इसको क्या कहते हैं, इन डिसीजंस को मैं एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले सर आई गेस आपने नोट कर लिया, मैं ये क्लियर कर दूं सारा। सो बेसिकली अब एक छोटी सी हेडिंग डालिए, इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इवोल्यूशन? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जन्म कैसे हुआ? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जन्म। अच्छा ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जन्म दिखाने से पहले मैं एक काम करता हूं, आपको अपना क्या बोलते हैं, जो पीपीटी मैंने आप लोगों के लिए बनाई है मैं उसको भी दिखा देता हूं, उसको भी दिखा देता हूं। ये देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या लिखा हुआ है मैंने इसको, मनी मैनेजमेंट। ये देखिए ये समरी है भाई, ये समरी शीट है आपके लिए यार, आपको मिल रही है भाई, टेलीग्राम से प्लीज डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑल द फाइनेंशियल फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एफएम किसके पास है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के पास है, ठीक है। एफएम, ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के जब आप काम के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बुक्स में कुछ और वर्ड्स भी देखने को मिलेंगे। तो क्या क्या है? डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन,
ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ रेट को फाइंड आउट करना, सब कुछ फाइनेंशियली, भाई उस कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना। कैपिटल स्ट्रक्चर होता है कैपिटल की बनावट, आगे जाके हम और एलैबोरेट करेंगे, वो कितने से ग्रोथ कर रही है, उसके असेट्स में हमें क्या क्या खरीदना चाहिए। अब खरीदने की जब बात आती है, असेट्स खरीदने की, तो इन्वेस्टिंग डिसीजन आ जाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर का नाम आ गया। लो जी, प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स, फाइनेंशियल क्या क्या काम करना है। प्लानिंग इज व्हाट, लुकिंग फॉरवर्ड, कंट्रोलिंग इज व्हाट, लुकिंग बैकवर्ड। कंट्रोलिंग इज कि जो जो प्लान किया क्या वो अचीव कर पा रहे हैं, ये है बेटा। अब मैं वापस आता हूं इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे। अब इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करोगे बेटा, तो इवोल्यूशन स्टेप वाइज होता है हमेशा। स्टेप नंबर 1 दैट इज ट्रेडिशनल फेज, पुराना समय, पुराने समय की एक क्या कहते हैं, वंस अपॉन अ टाइम क्या होता था फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल फेज में यह कहा गया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट वॉज नॉट अ सेपरेट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक अलग से रिकॉग्नाइज सब्जेक्ट नहीं था। मैं चीज़ों को सिंपल भाषा में लिखता हूं कि समझ में आए। किताबी भाषा आप लोग किताब से भी पढ़ सकते हो, आप लोगों के पास मॉड्यूल है। FM वॉज नॉट अ सेपरेट डिसिप्लिन, ठीक है। इट वॉज नॉट यूज्ड, इट वॉज नॉट यूज्ड फ्रीक्वेंटली, इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था, ठीक है। बल्कि कहते हैं इंस्टेड ऑन सम रेयर सिचुएशंस, कुछ ही रेयर सिचुएशंस में FM का इस्तेमाल होता था, हमेशा नहीं होता था। सर ये रेयर सिचुएशंस क्या है? कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस जिनमें बहुत सारा फाइनेंस इन्वॉल्व होता है। नहीं तो जैसे ऐसा कौन सा हो गया, कुछ ज़्यादा ही बड़ा काम हो गया यार, जैसे मान लीजिए मर्जर्स एंड एक्विजिशंस टाइप कुछ हो रहा है, जिसको अमेलगमेशन भी कहते हैं। टेक ओवर कुछ हो रहा है, कोई बिजनेस बेचा जा रहा है जिसमें बहुत सारा फाइनेंस इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है। उस टाइम पर FM को यूज करते थे, फाइनेंशियल मैनेजर को बुलाया जाता था, नहीं तो इसको कुछ ज़्यादा इसकी रिकॉग्निशन नहीं थी। उसके बाद बेटा सेकेंड स्टेप में बदलाव आना शुरू हुआ। अब बदलाव को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन, ट्रांजिशनल फेज, यानी बदलाव आना शुरू हुआ। इसके लिए क्या बात लिखोगे, मैं लिख देता हूं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वॉज स्टार्टेड टू बी रिकॉग्नाइज्ड। इसको थोड़ी बहुत रिकॉग्निशन मिल गई, लेकिन स्टिल पूरी नहीं मिली। मैं लिख देता हूं स्टिल वॉज यूज्ड इन रेयर सिचुएशंस, या यूज्ड इन मटेरियल फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स। जो बड़े बड़े फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड मटेरियल, इंपॉर्टेंट। मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट, कि बड़े एग्रीमेंट्स में इनका यूज होता था। अभी भी इसको बदलाव आना शुरू हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन पूरा नहीं। नाउ द करंट फेज दैट इज मॉडर्न फेज। क्या बोलेंगे तीसरे को बेटा, मॉडर्न फेज। आज का समय, आप तो आज के बच्चे हो ना, आप तो मॉडर्न बच्चे हो। मॉडर्न फेज, मॉडर्न फेज में क्या बोला, एक तरीके से नाउ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ रिकॉग्नाइज्ड स्पेसिफिक डिसिप्लिन। अब ये एक अलग डिसिप्लिन है, अलग डिपार्टमेंट है। आजकल की कंपनीज में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट एक अलग डिपार्टमेंट है, इसको रिकॉग्निशन मिल गई। नाउ मैं ये कहूंगा फाइनेंशियल मैनेजर इज यूज्ड इन डे टू डे अफेयर्स, बिजनेस के रोज के काम में इसको यूज किया जाता है। आप मुझे बताइए क्या ऐसा कोई बिजनेस होगा जिसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं होगा? भाई ऐसा नहीं होता बेटा। तो हमारा भविष्य सुनहरा है, हम CA CMA का भविष्य सुनहरा है। हमारा काम हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक टाइप की इंडस्ट्री में होता है। हॉस्पिटल्स में भी फाइनेंस डिपार्टमेंट होते हैं। कैलकुलेशंस कहाँ नहीं होती, पैसा कहाँ नहीं लिया जाता, बिलिंग कहाँ नहीं होती, हर जगह होती है, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजर इज यूज्ड इन डे टू डे अफेयर्स। हर मतलब इट इज इंटरकनेक्टेड विद अदर डिपार्टमेंट्स। मैं ये भी लिखूंगा,
इसको बाकी के, अब जैसे परचेज डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट को बेटा मटेरियल खरीदना है, तो मटेरियल खरीदने के लिए पैसा चाहिए ना, जिंदगी में हर काम के लिए पैसा चाहिए यार, तो कहां से आएगा पैसा? फाइनेंस डिपार्टमेंट से आएगा, फाइनेंस मैनेजर सैंक्शन करेगा उस पैसे को। बात समझ में आ रही है? नाउ हम मॉडर्न फेज में हैं, तो दिस इज इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। थ्योरेटिकली स्ट्रांग होना यार एक बहुत जरूरी है एक सब्जेक्ट को लॉन्ग टर्म समझने के लिए। आगे बढ़ते हैं बेटा। नाउ अगेन अब वही बात है, 3 टाइप के डिसीजंस थे। मैं आपको हमारा एक कंटेंट भी कवर हो जाएगा कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और थोड़ा सा मैं हर चीज को इंट्रोड्यूस भी कर दूंगा, ताकि जब उन चैप्टर्स को मेन हम नेक्स्ट क्लास से शुरुआत करें तो आपको दिक्कत ना आए समझने में। सो मैं फिलहाल बेटा इसको क्लियर कर रहा हूं। नाउ अगेन डिसीजंस को मैं एक एक करके बताऊंगा। तो सबसे पहले बेटा फाइनेंसिंग डिसीजंस। फाइनेंसिंग डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस का दूसरा नाम क्या था बेटा? पैसे लाने की बात हो रही थी, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। इसमें हमारे कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे? पैसे लाने से जुड़ी बातें होंगी, पैसे लाने से जुड़ी बातें होंगी। एक टॉपिक लिख रहा हूं, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, व्हाट इज सोर्सेज? कहां से? जरिया, पैसे लाने का जरिया। इसके लिए मैं एक शब्द और लिख लूं, आपको इस नाम से भी चैप्टर मिल सकता है, टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। थ्योरेटिकल टॉपिक है, ठीक है जी, और लेकिन थोड़ी सी चर्चा मैं इस पर जरूर करूंगा। जैसे कि पैसा कहां से आता है? सर पैसे लाने के डिफरेंट सोर्सेज है। कुछ होते हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज। अब लॉन्ग टर्म सोर्सेज मतलब जहां से अब लंबे समय के लिए पैसा लेकर आ रहे हो, एक तरीके से नॉन करंट लायबिलिटी हो गई है आपकी। तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज जो मेजरली क्या बोलते हैं पॉपुलर है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, और तीसरा डिबेंचर्स। इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, नाम तो सुने होंगे भाई साहब, नाम सुने या नहीं सुने? ये लॉन्ग टर्म सोर्सेज हो गए। अगर शॉर्ट टर्म सोर्सेज की बात करूं, शॉर्ट टर्म सोर्सेज जो कि जिनकी लाइफ कम होती है, कहते हैं 7 to 365 डेज की लाइफ होती है। एग्जाम्पल बोलूं, ट्रेजरी बिल्स के नाम आपने सुने होंगे, कमर्शियल पेपर ये नाम आपने सुने होंगे। बेसिकली वो सिक्योरिटीज जो कि मनी मार्केट में ट्रेड होती हैं। शेयर मार्केट के बारे में अगर थोड़ा बहुत पता हो तो 2 टाइप की मार्केट, ये चर्चा 11th में भी थी, मुझे तो ध्यान आ रहा है। शेयर मार्केट 2 टाइप की होती है बेटा, एक कैपिटल मार्केट और एक मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट बड़ी बड़ी सिक्योरिटीज को ट्रेड करती है, तो छोटी मैं लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए। और प्लीज यार अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे, नोटिंग आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लगता है वो लिख लो, लिखने में कोई डेप्रिसिएशन नहीं लग रहा। मनी मार्केट ये शॉर्ट टर्म हो गई। कुछ इंटरनेशनल सोर्सेज भी हैं, और आज की तारीख में तो ये मतलब बहुत चल रहा है पैसा लाने का। अब इंटरनेशनल अगर मैं बात करूं, बहुत सारे एग्जाम्पल आप किताब में पढ़ेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। इंटरनेशनल में आपने शायद अगर नाम सुने हो, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो कई बच्चे जवाब तो देते हैं कि हाँ सर पढ़ा है हमने, ये शायद ये बिजनेस स्टडीज वगैरह में कभी डिस्कस हुआ हो। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, ये विदेश से पैसा लाने का तरीका है। इसके अलावा कुछ पॉपुलर जैसे शब्द आपने पढ़ सुने हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जैसे एफडीआई बोल देते हैं। अभी सुना है ना, एफडीआई सरकार जो है डिफरेंट सेगमेंट्स में एफडीआई को अलाउ करती है हमारे देश में। ये सब विदेश से पैसे लाने के तरीके हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? समझ में आ रही है ना? अच्छा, इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि आज की तारीख में मतलब पूरी दुनिया फाइनेंस लाने में ही लगी हुई है, ठीक है, पैसा लाने में लगी हुई है। पूरी दुनिया इन्वेस्टर ढूंढ रही है, कोई हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाला मिल जाए, स्पॉन्सर मिल जाए। अब अगर मैं इसकी बात करूं सो क्या बोलते हैं, जैसे कि आजकल स्टार्टअप्स का दौर है सर, आपको पता होगा। अब रिसेंटली एक सीरियल आया था, आपने देखा होगा, बहुत बढ़िया सीरियल था, इंटरनेशनल कंसेप्ट है, इंडिया में रिसेंटली आया है। एक सीरियल आया था शार्क टैंक। शार्क टैंक में क्या था, डिफरेंट जो नए बिजनेस है, जो स्टार्टअप्स हैं बेसिकली, वो आके अपने बिजनेस के लिए फंडिंग ढूंढ रहे थे। तो कुछ सामने बड़े बड़े लोग बैठे थे, आपने अगर वो सीरियल देखा हो
तो शादी.com के मालिक थे उसमें, लेंसकार्ट के मालिक थे उसमें, ठीक है ना, मामा अर्थ की मालकिन थी उसमें। जो लोगों का बिजनेस का आइडिया सुन के अगर उनको लगे कि इस बिजनेस में पैसे लगाने चाहिए तो उन पे फंडिंग देती थी, ठीक है। एक स्टार्टअप लाइन में एक बहुत बढ़िया एक कंसेप्ट चलता है वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, ये आप पढ़ने वाले हैं। वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग वर्ड का मतलब बेटा ये होता है कि कोई भी नए स्टार्टअप को फाइनेंस करना। फाइनेंस करने के तरीके वही हो सकते हैं, इक्विटी देना, डिवेंचर देना, कोई लोन देना। अब सीरियल में देखा जाता हो तो कई बार ऐसा होता था, मैं 1 करोड़ रुपए मैं चाहता हूं आप मुझे दें, बदले में आपको 5% इक्विटी दूंगा, ठीक है ना। दैट मीन्स इक्विटी देने का मतलब क्या होता है बेटा, इक्विटी देना होता है मालिकाना हक। सामने वाले को तुम कह रहे हो कि तुम मेरी कंपनी का 5% मालिक तू है, और मालिकाना हक देना इतना आसान नहीं होता, ठीक है ना। तो वो सीरियल बहुत बढ़िया सीरियल था, बहुत इंटरेस्टिंग सीरियल था कि हमारे, और ये अच्छी चीज है यार बिजनेस। देखिए वो कहते हैं ना मेक इन इंडिया वाली चीज जो है, मेक इन इंडिया कंसेप्ट है, तभी तो पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग और एक एंजल फाइनेंसिंग भी होती है। एंजल इज एक ऐसे इंसान को, एक ऐसे इन्वेस्टर को बोलते हैं जो मेरे बिजनेस में मेजर फाइनेंसिंग करे, वो मेरे लिए एंजल है। समझ रहे बात को। ये सब वर्ड्स जो है वो निकल कर आते हैं और बहुत डिफरेंट वर्ड्स हैं। जैसे आप किताब में पढ़ेंगे तो एक आते हैं, पेपर में भी आया हुआ है, मसाला बॉन्ड्स क्या होते हैं, मसाला बॉन्ड्स। सर बताऊं कुछ नहीं है इसमें, आपको शब्द सुन के लग रहा हो सर मसाला बॉन्ड्स ये क्या होता है, हमने तो नहीं पढ़ा कभी। बॉन्ड्स क्या होता है ये तो आपको पता ही है, ठीक है। मसाला वर्ड बेसिकली यूज करके, इट्स एन इंडियन वर्ड, तो लिखा ये हुआ है कि एक इंडियन कंपनी जब बॉन्ड्स इशू करे तो उसको एक टाइप के मसाला बॉन्ड्स कहते हैं उनको। ऐसे अलग अलग नाम आएंगे। बहुत बड़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में थोड़ी बहुत थ्योरी है, लेकिन इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अपने आगे आने वाले और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आता हूं बेटा, ठीक है। एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक आएगा दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगेन मैंने कहा ना पैसे लाने से जुड़ी बातें करनी है। आप जो पैसा अपने बिजनेस में लाएंगे क्या आप उसे कैपिटल कहेंगे? बिल्कुल। अगली बात, क्या कोई भी कैपिटल फ्री में आती है? क्या कोई भी पैसा फ्री में आता है? नो, कोई भी पैसा फ्री में तो नहीं आता। हर पैसे के बदले में कुछ ना कुछ खर्चे जरूर है बेटा। जैसे कि अगर आप डिवेंचर से पैसे लाए तो बदले में क्या देना पड़ेगा? अगर आप डिवेंचर से पैसे लाओ तो बदले में, आप ही बोलो यार, बदले में क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा यार। तो इंटरेस्ट मैं लिख रहा हूं, इंटरेस्ट को कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स भी कहा जाता है। हर कैपिटल के बदले में कुछ ना कुछ कॉस्ट तो होती है, यस और नो। प्रेफरेंस के बदले में क्या देते हो? प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड कुड बी कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। इक्विटी के बदले में क्या देते हैं? डिविडेंड। डोंट कॉल इक्विटी डिविडेंड। इक्विटी के लिए एक डिफरेंट वर्ड है ऑर्डिनरी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स को ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इक्विटी के बदले में क्या दिया जाता है तो यू कैन कॉल ऑर्डिनरी डिविडेंड। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझ में आया? हम ये पढ़ने वाले हैं। मैं आपको पूरा समराइज कर रहा हूं ताकि आप एफएम में एक आपको समझ में आ जाए अच्छे से कि क्या आने वाला है। मेरी बात समझ में आई? नाउ अब एक और टॉपिक बेटा, ठीक है, फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में बात कर रहे हैं। मैं टॉपिक कराऊंगा जिसका मैंने एक नाम रखा है ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। देखिए मैनेजमेंट में एनालिसिस बहुत होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एनालिसिस? डिटेलिंग, चर्चा। अब प्लानिंग जब करी जाती है या कोई डिसीजन, जब पॉलिसी कोई बनाई जाती है तो चर्चा ही करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है। सर है क्या ये भाई? ईबीआईटी, ठीक है ना। मैं जो भी कोई नया नाम यूज कर रहा हूं तो मैं उस नाम को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। ईबीआईटी फुल फॉर्म लिख लो बेटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ईबीआईटी क्या फुल फॉर्म हुई बेटा? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। और मैं ये तो लिख ही दूं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। मेन बात, इसका एक और नाम, ये तो फुल फॉर्म हुई, ये आपके बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। व्हाट इज ऑपरेटिंग? बचपन में ऑपरेटिंग एक्टिविटी सुना होगा, यानी बिजनेस का नॉर्मल कामकाज। बिजनेस का नॉर्मल कामकाज जो, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम ए ट्रेडिंग फर्म, तो मेरा काम क्या है? खरीदना बेचना, सेल परचेज। तो सेल परचेज करके जो मुझे प्रॉफिट आता है आप उसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह सकते हैं। हाँ मैं एक बार बता दूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज नॉट ग्रॉस प्रॉफिट बेटा, एंड नाइदर इट इज नेट प्रॉफिट।
ठीक है ना। बिजनेस के सारे ऑपरेटिंग कामकाजी वाले रेवेन्यू प्लस करो, कामकाजी वाले खर्चे रेंट एडवर्टाइजमेंट ये सब लेस करो, फिर जो है उसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। अच्छा, नाउ व्हाट इज ईपीएस? ईपीएस बेटा इट्स फुल फॉर्म इज अर्निंग पर शेयर, और ये जो निकलता है ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए निकलता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स बोले तो हमारे मालिक यार, हमारे मेन मालिक, हमारे मेन भगवान इक्विटी शेयर होल्डर वाले ही हैं। हमें उन्हीं को तो खुश करना है, उन्हीं को खुश करना है। ईपीएस, ठीक है। अब मैं यहां पर आपको एक बात बता दूं, ये टॉपिक क्या है, ये ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस करने का व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव। सर ऑब्जेक्टिव मैं लिख रहा हूं, हर चैप्टर का एक ऑब्जेक्टिव है, टू सिलेक्ट द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। आप फाइनेंशियल डिसीजंस में ही है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, आप फाइनेंशियल डिसीजंस में ही है। जैसे कि मैंने कहा बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर वर्ड का मतलब होता है कैपिटल की बनावट। मुझे एक बात बताओ, एग्जांपल दे रहा हूं आपको, 4 करोड़ रुपए अपनी बिजनेस में लेकर आने, प्लीज सुनिए। क्या जरूरी है कि 4 करोड़ आप सारा का सारा इक्विटी से ही लाएं, या सारा का सारा डिवेंचर से ही लाएं, या सारा का सारा प्रेफरेंस से लाएं? जरूरी तो नहीं है। देयर कुड बी अ मिक्स, ठीक है। जो मिक्सचर ऑफ कैपिटल होता है उसी को कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। स्ट्रक्चर शब्द का बेटा हिंदी मतलब होता है ढांचा, कैपिटल की बनावट। मेरी बात समझ रहे हैं? अब मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन ऑल इक्विटी, 100% इक्विटी। मैं 40 लाख इक्विटी शेयर्स इशू करने वाला हूं, 10 रुपए वाले। कौन से? 10 रुपए वाले। हाँ भाई 40 लाख इंटू 10 करोगे तो 4 करोड़ बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। ये पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन, पैसे लाने के बड़े ऑप्शंस होते हैं मार्केट में। दूसरा ऑप्शन 50% पैसा मैं इक्विटी से लेकर आ रहा हूं और 50% पैसा बेटा मैं डेट से लेकर आ रहा हूं। तीसरा ऑप्शन 50% पैसा मैं इक्विटी से ला रहा हूं, 50% पैसा मैं प्रेफरेंस शेयर से ला रहा हूं। देयर कुड बी मोर ऑप्शंस आल्सो, ऑब्वियसली क्वेश्चन तो मुझे कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा ना। प्रैक्टिकली तो बहुत सारे ऑप्शंस, परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। बेसिकली वी हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। प्लीज यार ऑप्टिमम शब्द का मतलब समझ लो। कई बच्चों को ऑप्टिमम शब्द का मतलब क्लियर नहीं है। मतलब क्लियर नहीं होगा परेशान रहोगे। ऑप्टिमम वर्ड का मतलब होता है बेटा, लिख लो, बेस्ट, मोस्ट फेवरेबल। आपके लिए जो सबसे अच्छा साबित होता है उसको ऑप्टिमम बोलते हैं। हम अपनी जिंदगी में वैसे हमेशा ऑप्टिमम काम ही तो करना चाहते हैं। हम हमेशा अपनी जिंदगी में मोस्ट फेवरेबल काम ही तो करना चाहते हैं जो हमें सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाए। यस और नो? हाँ जी, यस और नो? बिल्कुल। सो वी हैव टू चूज द बेस्ट ऑप्शन। कैसे करेंगे? आपको ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस करना पड़ेगा। मैं आपको अपने बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहां पर लिख रहा हूं। मेरे बिजनेस का ईबीआईटी है 25 लाख। सबसे पहले मुझे आप लोगों से यह पूछना है, क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईबीआईटी तीनों ऑप्शंस में सेम होगा? मैं यहां पर एक बात बता दूं, आई वुड बी प्रिपेयरिंग अ टेबल जिसमें मैं 3 ऑप्शंस दिखाऊंगा, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। मेरा ये है कि मैं चुन रहा हूं कि कौन से ऑप्शन से लाना बेहतर होगा। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या तीनों ऑप्शन में ईबीआईटी सेम होगा? मुझे पहले ये बताइए। मैं 3 ऑप्शन वाइज यहां पर काम करूंगा। ईबीआईटी क्या तीनों में सेम होगा? आप लोग कंफ्यूज्ड हैं और होना भी चाहिए, लेकिन दिमाग लगाइए बेटा। ये जो मेरे 3 प्लान्स हैं, ए बी सी, ये जो मेरे 3 प्लान्स हैं, ये तीनों फाइनेंशियल प्लान्स हैं। और ईबीआईटी इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ऑलवेज द सेम। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन योर फाइनेंशियल कॉम्बिनेशंस। आप पैसा कहां से ला रहे हैं, इसका आपके बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के प्रॉफिट से क्या लेना देना। ईबीआईटी लिख लो, वुड रिमेन सेम इन ऑल द फाइनेंशियल ऑप्शंस। बेटा क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? दोबारा पूछ लो। मैं दोबारा बोल रहा हूं,
EBIT इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बिजनेस का नॉर्मल काम का सेल परचेज करने वाला प्रॉफिट। यार उसका क्या लेना देना है इस बात से कि पैसे कहां से ला रहे हो, ये तीनों में सेम होगा। 25 लाख 25 लाख 25 लाख तीनों में सेम होगा। मुझे अब आपसे ये पूछना है कि क्या मेरा EBIT भी सॉरी EPS भी सब में सेम होगा। अभी आप नए हैं, शायद आपको ये लग भी रहा होगा सर समझ में ही नहीं आया सर, क्या कैसे कह रहे हो भाई। EBIT फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। सीक्वेंशली ये इलेबोरेट करूंगा बाद में, लेकिन थोड़ा सा बता रहा हूं, इसमें से इंटरेस्ट लेस होता है। पहले इंटरेस्ट किसे देते हो, डिवेंचर वालों को, ठीक है ना। एज ए कंपनी मैं सबसे पहले डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देता हूं। आपने पढ़ा होगा डिवेंचर इंटरेस्ट फिक्स्ड, एक फिक्स रेट होता है जिसको देना ही पड़ता है, कंपनी को फायदा हो या नुकसान हो। जब इंटरेस्ट दे देते हो तो अर्निंग बिफोर टैक्स हो जाएगा। फिर सरकार को टैक्स देना पड़ता है, सरकार भी तो हर चीज के बीच में आ जाती है, टैक्स तो लेगी ही। सीक्वेंसली फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स हो जाता है। आप कुछ समझ रहे हैं, यहां पर बहुत चीजें समझा रहा हूं इंट्रो क्लास में। EBIT में से इंटरेस्ट गया, देखो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, व्हाट इज बिफोर, इंटरेस्ट और टैक्स से पहले वाला आइटम। फिर इंटरेस्ट कटा, फिर टैक्स कटा, अब अर्निंग आफ्टर टैक्स आया, ठीक है। अर्निंग आफ्टर टैक्स के बाद भी, जब अर्निंग आफ्टर टैक्स को ना आप कह सकते हो बेटा एक टाइप तरीके से सिंपल भाषा में बोलूं तो ये आपके बिजनेस का नेट प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट आने के बाद एप्रोप्रिएशन होती है, यानी डिविडेंड दिया जाता है, और पहले डिविडेंड किसको देते हैं, प्रेफरेंस वालों को। आपने पढ़ा होगा प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं, और राइट यही होता है कि इनको प्रेफरेंस डिविडेंड पहले मिलता है। और प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड देने के बाद आप देखें, मैंने काफी हद तक बता दिया, डिवेंचर वालों को इंटरेस्ट दे दिया, निपटाया, हटो भाई जाओ। प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड दे दिया, हटो भाई जाओ। अब जितनी कमाई बचती है वो मालिकों के लिए बचती है, जिसे कहते हैं बेटा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, कई बुक्स में इसको EAE करके लिखा हुआ है, EAE करके लिखा हुआ है। क्या मेरी बात बेटा समझ में आ रही है। अब अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स को अगर मैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दूं, ये तो टोटल अर्निंग है, ये अमाउंट है, कितने लोगों में बांटी जाएगी उससे अगर डिवाइड कर दूं तो मेरा अर्निंग पर शेयर आ जाएगा कि एक बंदे की अर्निंग कितनी हुई। अब मैं आपसे दोबारा पूछूंगा अपनी बात को, EBIT तो बेटा तीनों ऑप्शंस में सेम थे, क्या EPS भी तीनों ऑप्शंस में सेम आएंगे, सोच के बताना। EBIT तीनों ऑप्शंस में सेम थे, क्या EPS भी तीनों ऑप्शंस में सेम आएंगे। नहीं सर, साफ साफ देखा जा सकता है। पहले ऑप्शन में ऑल इक्विटी है, देयर वुड बी नो इंटरेस्ट, देयर वुड बी नो प्रेफरेंस शेयर। दूसरे ऑप्शन में 50% डेट है तो इंटरेस्ट आने वाला है ऑप्शन बी में। अच्छा, पहले ऑप्शन में 40 लाख इक्विटी शेयर्स थे क्योंकि सारी इक्विटी थी। दूसरे और तीसरे ऑप्शन में इक्विटी आधी हो गई, यानी 20 लाख शेयर्स होंगे। और नंबर ऑफ शेयर जितने कम EPS उतना ज्यादा। प्लीज इस बात को समझें सर, हिस्सेदार जितने कम हो जाएंगे हिस्सा उतना बढ़ जाएगा ना, ठीक है जी। तीसरे ऑप्शन में प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी आ जाएगा। तो तीनों में EPS अलग अलग होंगे। प्लीज मैं ये बात लिख रहा हूं इन अ डिफरेंट कलर पेन, EPS विल बी डिफरेंट अंडर ऑल ऑप्शंस। भाई प्लीज एक बार बता दो बात क्लियर है या नहीं है, एग्रीड और नॉट। EPS सब में अलग होंगे। अब सर आंसर आपका वो होगा, सर हमें क्या चुनना था, कौन सा ऑप्शन बेटर है। मैं यहां पे कंक्लूजन लिख दूं, ऑप्शन गिविंग हाईएस्ट EPS वुड बी ऑप्टिम। जो ऑप्शन हमारा हाईएस्ट यानी इक्विटी वालों की कमाई सबसे ज्यादा जिसमें होगी वो ऑप्शन बेटर माना जाता है। बात समझ गए क्यों? अगेन इक्विटी वाले मालिक हैं, हमें मालिकों को खुश करना है, मालिकों को खुश करना है। बेटा मैं यहां पर एक ऑब्जेक्टिव लिखना चाहूंगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, जिसका मेन मतलब होता है अपने इक्विटी वालों को अमीर बनाना। वेल्थ वर्ड का मतलब होता है बेटा अमीर, संपत्ति।
और इसी के साथ कहानी के तौर पे फाइनेंशियल डिसीजंस के मैंने आपको टॉपिक बता दिया, इक्का दुक्का टॉपिक और है जो हम अपना मेन जो है वो शुरू करेंगे, ठीक है। अभी नहीं, ऑब्वियसली नेक्स्ट क्लासेस में, जैसे मैं यहाँ पे बस एक चैप्टर का नाम लिखवा रहा हूँ, डिस्कस नहीं कर रहा। एक टॉपिक हम करने वाले हैं जो कि अकॉर्डिंग टू माय शेड्यूल नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपका यही होगा, लेवरेज एनालिसिस जिसे कहते हैं। बताऊंगा, इसको बाद में बताऊंगा, फाइनेंसिंग डिसीजन का ही है। मैं सीक्वेंशली अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है ना। किसी भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव अगर ठीक से नहीं पता होगा तो सब्जेक्ट को ठीक से नहीं समझ पाओगे यार। सो बेटा ये मैं हटा दूं इस चीज को। सो नाउ आई एम गोना स्टार्ट, आप हेडिंग डाल लो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज तो सब्जेक्ट के बारे में ही सीखने बैठे हो ना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही सीक्वेंशली पढ़ेंगे। आप लोग मुझे बताएं बेटा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसी भी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जब जैसे ही मैं ये पूछता हूं बच्चे बोल देते हैं सर प्रॉफिट। बिल्कुल सही बात है, हर बिजनेस का मेन जो ऑब्जेक्टिव है शायद वो प्रॉफिट है। तो मैं फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यहां पे लिख रहा हूं बेटा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट को बढ़ाना। मैं क्या समझाऊं इसको, मैक्सिमाइजेशन बढ़ाना। प्रॉफिट क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं। अच्छा, लेकिन बेटा प्रॉफिट के कुछ लिमिटेशंस हैं। इट हैज सम लिमिटेशंस। क्या लिमिटेशंस हैं सर? प्रॉफिट इतनी अच्छी चीज होती है सर, आप उसे क्यों भला बुरा कह रहे हो? देखो, पहला पॉइंट, प्रॉफिट इज अ वेग टर्म। व्हाट इज वेग? किसी को वेग का मतलब पता है बेटा? वेग एक और टर्म है मेरे पास वेग के लिए, एम्बिग्युअस। प्रॉफिट इज अ एम्बिग्युअस टर्म। व्हाट इज दिस सर? एम्बिग्युअस वर्ड का मतलब होता है अनक्लियर। प्रॉफिट बड़ी कंफ्यूजिंग वर्ड है, क्लियर नहीं है कौन सा प्रॉफिट की बात कर रहे हैं सर। कौन सा प्रॉफिट? भाई एक्चुअली ना प्रॉफिट बड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं। मैं इस बात को एक्सप्लेन करूं, प्रॉफिट बड़े डिफरेंट किस्म के होते हैं सर। ग्रॉस प्रॉफिट सुना है नाम, नेट प्रॉफिट, अभी अभी एक वर्ड थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट को जज करने के और भी शब्द हैं, जैसे कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न वर्ड भी तो प्रॉफिट को ही डिनोट करती है। इतने सारे दर्जनों किस्म के तो प्रॉफिट हो गए, मैं यही कंफ्यूज हो गया कि कौन से प्रॉफिट की बात हो रही है। तो अगर कोई बिजनेस कह रहा है कि जी मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, कौन से प्रॉफिट की बात कर रहा है भाई तू? मेरी बात समझ रहे हो? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट इज अ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। इस बात से कई बच्चे परेशान भी हो जाते हैं। प्रॉफिट कमाने की सोच अगर आप रखते हैं तो आप छोटा सोचते हैं, आप छोटा सोचते हैं। मैं इस बात को पहले तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, बेटा प्रॉफिट कौन सी स्टेटमेंट से निकलता है, कौन से अकाउंट से निकलता है? प्रॉफिट निकलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अब P&L के बारे में कहते हैं कि P&L एक पीरियोडिक स्टेटमेंट है। P&L एक पीरियोडिक स्टेटमेंट है। जब आप P&L बनाते हैं तो उसके एंड पे आप लिखते हैं फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। तो ये जो प्रॉफिट हुआ ये 21-22 का हुआ, 20-21 का हुआ। आप एक पर्टिकुलर ईयर के बारे में सोच रहे हैं, बड़ा नहीं सोच रहे, ठीक है। इस बारे में बच्चे बहुत बोलते हैं, सर क्या मतलब हुआ सर, है प्रॉफिट ही तो कमाना है। प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाएंगे तो लॉन्ग टर्म में भी तो प्रॉफिट होगा। सर मैं आपको एक बात बता दूं यहां पे, ठीक है, प्रॉफिट ही सब कुछ नहीं होता, ठीक है। आपको फाइनेंशियली इतना लालची नहीं होना चाहिए। एक बात कहते हैं बिजनेस स्टडीज में, मार्केटिंग में आती थी, प्राइसिंग पॉलिसी। एक पॉलिसी होती है स्किमिंग द प्राइस, जिसमें कहते हैं कि अपने प्रोडक्ट को इतना महंगा बेचो कि जो क्रीम है मार्केट की, जो अमीर लोग हैं उनसे अपना मेजर पैसा ले लो, मुनाफा हो जाएगा बिजनेस में। और एक होता था बेटा पेनिट्रेटिंग द मार्केट, जिसका मतलब होता है कि शुरू में अपनी प्राइस को कम रखो ताकि ज्यादातर जनता आपसे प्रोडक्ट खरीदे और आपका मार्केट में शेयर बढ़े।
सो बेसिकली वी हैव टू इंक्रीज आवर मार्केट शेयर, वी हैव टू कवर द पीपल। इसका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल हुआ जैसे मुकेश अंबानी साहब ने जियो में किया। उन्होंने तो पहले 3 या 6 महीने, पता नहीं कितने, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, फ्री कर दिया था अपने प्रोडक्ट को, और उससे उन्होंने हिंदुस्तान की 80% जनता खींच ली। आज की तारीख में ज्यादातर लोग जियो जियो जियो, लोगों को आदत डाल दी, फ्री में बैठे बैठे मेट्रो में बैठ के बेटा यूट्यूब चला रहे हैं। और एक बार आदत पड़ गई, उसने देख लिया आदत पड़ गई, उसके बाद रिचार्ज के पैसे रख लिए। अब तो बढ़ गए हैं काफी मेरे ख्याल में, अब तो बढ़ गए हैं ना। तो यही तो था। तो प्रॉफिट ही सब कुछ नहीं था, प्रॉफिट इज अ पीरियोडिक थिंग। प्लीज आप लिख लें, शॉर्ट टर्म पीरियोडिक ऑब्जेक्टिव है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगली बात बेटा, प्रॉफिट, ये बहुत तगड़ी बात कह रहा हूं, प्रॉफिट की एक लिमिटेशन, विंडो ड्रेसिंग। क्या आप जानते हैं अकाउंट्स की जितनी लिमिटेशन हुई ना, वो प्रॉफिट की लिमिटेशन हो गई। विंडो ड्रेसिंग, व्हाट इज विंडो ड्रेसिंग बेटा? विंडो ड्रेसिंग का क्या मतलब होता है? विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, मैन्युपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स में हेरा फेरी करना, अकाउंट्स में हेरा फेरी करना, जिसके लिए भाई साहब बदकिस्मती से हम सीएस जो हैं वो कई बार बड़े बदनाम हैं। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है जी, करनी नहीं चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली बता दूं बहुत होती है। जब आपको कोई दिखा रहा है कि प्रॉफिट हुआ सर, तो क्या कोई गारंटी नहीं है, क्या पता उसने कुछ हेरा फेरी कर रखी हो, सेल कम दिखा रखी हो, खर्चे ज्यादा दिखा रखे हो, कुछ भी हो सकता है सर। साफ सी बात है, ठीक है, आई एम इन माई ओन प्रैक्टिस, ठीक है। सो हम अकाउंट्स सब्जेक्टिव बनाते हैं कि देने दिखाने किसको है, व्हाट, हु इज द यूजर ऑफ आवर अकाउंट्स। अगर मुझे अकाउंट्स बैंक को दिखाने हैं तो मैं अपने अकाउंट्स को बड़ा चढ़ा के दिखाता हूं, प्रॉफिट को बड़ा चढ़ा के दिखाता हूं, क्योंकि प्रॉफिट अच्छा होगा, सेल अच्छी होगी, तभी तो बैंक लोन देगा। और वही अकाउंट्स अगर मैंने सरकार को दिखाने हैं तो शायद मैं खर्चे बढ़ा दूंगा, इनकम कम कर दूंगा, क्योंकि खर्चे, आपको पता है, आपने टैक्स पड़ा हुआ है, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो सरकार को टैक्स कम देना पड़ेगा। तो प्रॉफिट का पूरे तरीके से ना विश्वास नहीं किया जा सकता, प्रॉफिट का विश्वास नहीं किया जा सकता। और कुछ बातें अकाउंट्स की जो लिमिटेशन थी वो प्रॉफिट की लिमिटेशन बन गई बेटा। प्रॉफिट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इस कंसेप्ट को अगर हिंदी में बोलूं तो पैसे की कीमत समय के हिसाब से बदलती है, ये बात बिल्कुल सच है। अगर आपको भविष्य में, बात को वर्बली बोलूंगा, भविष्य में 5 साल बाद आपको अगर कोई 10 लाख रुपए दे रहा है तो उसकी आज की वैल्यू 10 लाख नहीं होगी, कम होगी। कई बच्चे इस बात पे हैरान होते हैं, बेटा बाद में 5 साल बाद 10 लाख दे रहा है तो 5 साल की महंगाई के बाद, 5 साल के बाद की जो महंगाई दर है उसके हिसाब से दे रहा होगा। अकाउंट्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, प्रॉफिट टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है, ठीक है। मैं ये भी कहूंगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं चीजों का। पढ़ेंगे हम इसको, आराम से पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। प्रॉफिट प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालता, ठीक है। एक छोटी सी लिमिटेशन मैं और मानता हूं, प्रॉफिट बेटा, अगला पॉइंट बना देते हैं इसको, प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन एक्रूअल बेसिस। हमारी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है कि हम प्रॉफिट को एक्रूअल बेसिस पे निकालते हैं। एक्रूअल बेसिस का सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि आप इसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को भी इंक्लूड करते हैं। सर आपको क्या दिक्कत है क्रेडिट ट्रांजैक्शन से? मुझे कोई दिक्कत नहीं है यार, लेकिन मेरी बात सुनो, आपका 5 करोड़ का टर्नओवर है, बहुत बढ़िया टर्नओवर है भैया, टैक्स ऑडिट बनता है, उस 5 करोड़ में से 4 करोड़ क्रेडिट में है, आपका टर्नओवर बन गया। लेकिन क्रेडिट में यार उधार पे बेचा, पैसे नहीं आए। मुझे एक बात ईमानदारी से बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, जितना मर्जी उधार पे काम कर लो बेटा, दिल तब तक धड़कता रहेगा जब तक हाथ में पैसे नहीं आएंगे। यस और नो? सो एक्रूअल बेसिस से ज्यादा बेटर टेक्निक है जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फॉलो की जाती है, कैश बेसिस। जिंदगी के, आप मुझे बताइए सर, जिंदगी के जितना मर्जी क्रेडिट पे काम कर लो, ठीक है, तो लेकिन आपके मन को शांति तभी मिलती है जब पैसा आए। मैं बहुत सारा काम कर रहा हूं जिंदगी में, कर रहा हूं, इनकम एक्रू हो रही है, जब भी घर जाता हूं बीवी बोलती है आज क्या कमा के लाए,
चिंता मत करो, एक्री हो रही है। वो भी ये बोलेगी अरे क्या एक्री हो रही है, पैसे लाओगे कब, बच्चे की फीस भरनी है। कि स्कूल वालों को भी ये बोलूं इनकम एक्री हो रही है तो आप भी फीस एक्रू कर लो। एक्रूअल कंसेप्ट होगा अकाउंट का कंसेप्ट, लेकिन दुनिया कैश पे चलती है सर। अच्छा, मेरा कैश का मतलब हार्ड कैश से नहीं है, नोटों की बात नहीं कर रहा हूं। कैश मतलब इमीडिएट पेमेंट या रिसिप्ट जो भी है, पैसों से चलती है दुनिया। अब एक बात और बोलूंगा बेटा, प्रॉफिट में लीड टू रिस्की डिसीजंस। आप देखिए, प्रॉफिट एक लालच देने वाली चीज है। प्रॉफिट के लालच में आप रिस्की काम करने को भी तैयार जाते हो। हर काम के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं बेटा, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। आप सिर्फ पॉजिटिव देख रहे हो, प्रॉफिट है इसमें, आप उसमें जो रिस्क इन्वॉल्व है उसे देख ही नहीं रहे। कोई कह रहा है ये बैंक लूट ले, इसके पास बहुत पैसा पड़ा है इस बैंक में है, 500 करोड़ पड़े हैं, तुम 500 करोड़ के लालच में हो, लेकिन भैया उसमें ये भी तो रिस्क है कि गोली भी लग सकती है पुलिस वालों की। तो प्रॉफिट रिस्की काम भी हमसे करवाता है कई बार। अच्छा सर, प्रॉफिट में इतनी खामियां हैं तो जरा बढ़िया वाला क्या है ये भी तो बता दो। तो बेटा, प्रॉफिट की जो कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव है विच इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, जिसके हिसाब से हमने ईबीआईटी ईपीएस में फैसला लिया था कि वेल्थ बढ़ाओ, कंपनी को अपनी वेल्थ बढ़ानी चाहिए, कंपनी को अमीर बनना चाहिए। अब वेल्थ कैसे बढ़ेगी? वेल्थ बढ़ती है बेटा, अपने शेयर होल्डर्स को अमीर करो, इंक्रीजिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ। देखिए भाई, आपके शेयर होल्डर अमीर बनेंगे, आपको दुआएं देंगे, आप अपने आप अमीर बन जाओगे। समझ रहे बात को? अब शेयर होल्डर कैसे अमीर बनते हैं? सर, शेयर होल्डर के अमीर बनने का तरीका होता है शेयर का मार्केट प्राइस बढ़ाओ। ये मेरी सारी बातों को मैंने देखा हुआ है, एमसीक्यू में अलग से आ जाएगा वो, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है? इंक्रीजिंग द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। अब बात आती है कि बेटा शेयर का मार्केट प्राइस कैसे बढ़ता है, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी शेयर मार्केट समझनी पड़ेगी। अब शेयर का मार्केट प्राइस, जो कि आपको पता है घटता बढ़ता रहता होगा, आपने कभी देखा हो, सीएनबीसी आवाज देखा हो, तो कुछ हरा होता है कुछ रेड होता है। हरा मतलब शेयर का दाम बढ़ गया, रेड मतलब शेयर का दाम घट गया। ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारी कंपनी की डिमांड एंड सप्लाई पे। अगर हमारी कंपनी अच्छा काम कर रही है, हमारी कंपनी की डिमांड है, हमारी कंपनी से लोग जुड़ना चाहते हैं, तो शेयर का दाम बढ़ेगा, शेयर का दाम बढ़ेगा। ठीक है ना? अगर हमारी कंपनी बेकार है, कंपनी से लोग दूर भागेंगे, तो लोग शेयर बेचेंगे, कंपनी का दाम घटेगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे शुरू में, बड़े सालों पुरानी बात है कि जब जो दिल्ली के सीएम साहब हैं केजरीवाल साहब, इन्होंने एक बार एक स्कैंडल का उजागर किया था। ठीक है, इन्होंने बोला था कि कांग्रेस के एक नेता और डीएलएफ कंपनी के कुछ इलीगल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, सस्ती जमीनें बेची गई हैं, ऐसा कुछ था। अब दिस माइट बी अ र्यूमर, और शेयर मार्केट पर र्यूमर्स का भी बड़ा इंपैक्ट पड़ जाता है। ठीक है, अब दिस माइट बी अ र्यूमर, हाथ के हाथ आज तक पे ब्रेकिंग न्यूज आ गई कि डीएलएफ के शेयर्स 14% गिर गए, दाम 14% गिर गए। साफ सी बात है, जो लोग डीएलएफ कंपनी से जुड़े हुए थे उन्होंने सोचा भैया ये तो कंट्रोवर्शियल कंपनी है, इसके ऊपर तो केस लगेगा, इसके शेयर बेच के निकल लो। यही होता है, र्यूमर सेंटिमेंट्स पे भी कई बार हो जाता है। मैं कई शेयर मार्केट वालों के बीच में बैठ चुका हूं, वो बोलते हैं आज एक न्यूज आने वाली है, उस कंपनी से रिलेटेड कुछ न्यूज आएगी तो शायद शेयर मार्केट में एक उछाल या गिराव देखने को मिल जाएगा। जब भी हमारे देश में कुछ बजट्स आते हैं, जो जैसे फाइनेंशियल बजट्स होते हैं, रेलवे बजट्स होते हैं, बजट आने से पहले शेयर मार्केट बढ़ जाती है, जनरली उम्मीद बढ़ जाती है ना, कुछ नया फैसला करेगी सरकार, कुछ होगा। अच्छा, ये भी फिर देखा जाता है कि बजट आ जाने के बाद फिर शेयर मार्केट थोड़ी सी नीचे भी गिर जाती है, लोग मायूस हो जाते हैं, अरे कुछ खास तो आया नहीं। ठीक है जी। और मैं एक पिक्चर का रेफरेंस देना चाहूंगा, जैसे एक फिल्म आई थी बेटा, बदमाश कंपनी। बदमाश कंपनी एक फिल्म आई थी, इसमें प्रॉपर, मैं आपको सही बताऊं, एक सीक्वेंस था, देख लेना, अगर याद नहीं आ रही, पिक्चर इतनी पुरानी भी नहीं है। उसमें शाहिद कपूर और क्या बोलते हैं, कौन था, अनुष्का शर्मा उसमें ये थे। ठीक है, उसमें पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है बाद में, जब वो अमेरिका में होते हैं और शाहिद कपूर के जो मामा जी होते हैं उनकी कंपनी में कुछ डिफेक्ट आ जाता है
और केस लग जाते हैं, कंपनी के शेयर क्रैश, जीरो। डिफेक्ट, कुछ शर्ट्स में डिफेक्ट होता है, डिफेक्ट वैसे इस टाइप का होता है कि जब भी शर्ट धुलती है तो शर्ट का पूरा रंग ही बदल जाता है, ठीक है। तो अब क्या करता है, शेयर के दाम तो गिर गए, तो शेयर के दाम जब गिर गए, ये सस्ते हैं, नॉमिनल हैं, तो शाहिद कपूर अपने फ्रेंड्स को कहता है कि तुम, वैसे मुझे याद आया उस पिक्चर में उनका जो दोस्त होते हैं उनकी कंपनी का नाम ही फ्रेंड्स एंड कंपनी होता है। थोड़ा पिक्चर है भाई, गंदी आदत है, अच्छे से देखता हूं मैं। सो उसमें अपने दोस्तों को बोला भैया शेयर सस्ते हैं खरीद लो, तो लोगों ने, उनके दोस्तों बहुत भर भर के खरीद ली, सस्ते थे ना, पैसे लगा दिए सारे अपने, है ना। आधी दुनिया आपको पता है शेयर ट्रेडिंग में लगी हुई है, तो पैसे लगा दिए। अब उसने डिफेक्ट को तो ठीक किया, उसने बेसिकली लोगों को ऐसे पेश किया अपने प्रोडक्ट को कि ये शर्ट आप जितनी बार धोएंगे आपको एक नई शर्ट देखने को मिलेगी, ऐसे किया उसने, है ना। आइडिया लगाया, दिमाग लगाया उसने। अब और एक ये भी सीक्वेंस होता है कि वो अनुष्का शर्मा को कहता है कि एक पर्टिकुलर स्टोर से बहुत सारी शर्ट्स खरीदो, सारी खरीद लो। और उसमें एक सीन है, वो सारी शर्ट खरीदती है और एक जगह होती है जहां पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, वहां पे उन शर्ट को रख देती है फ्री में। बच्चे शर्ट्स पहनते हैं, अच्छी लगती है, ऐसे उसने डिमांड बढ़ाई जाती है, डिमांड बढ़ाई उसने, शर्ट्स सब बच्चे पहनने लग गए, एक दूसरे को रेफर करने लग गए, बहुत सारे स्टोर्स में अब वो शर्ट बिकने लग गई। जैसे जैसे काम बढ़ने लग गया वैसे वैसे शेयर का दाम बढ़ने लग गया, और जब शेयर का दाम ऑल टाइम हाई पे चला गया, शाहिद कपूर ने अपने फ्रेंड्स को बोल दिया अब तुम उन शेयर्स को बेच दो। भाई आधी दुनिया ही तो ऐसे कमा रही है, लोगों के घर बंगले बन गए ऐसे कर करके, कुछ नहीं करते, शेयर की ट्रांजैक्शंस करते हैं। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, ऐसा नहीं है, रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। पढ़ा सुना ही नहीं सुना, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, वो वाली बात है। तो अब जब उन्होंने सस्ते शेयर खरीदे, महंगे बेच दिए, तो इनकम टैक्स की भाषा में उनका कैपिटल गेन हो गया। तो बेटा शेयर का मार्केट प्राइस बढ़ाना, और शेयर का मार्केट प्राइस सारा डिपेंड करता है आपकी कंपनी की डिमांड पे, एंड डिमांड डिपेंड करती है गुडविल ऑफ द कंपनी। अल्टीमेटली 100 बात की एक बात, अपने बिजनेस का मार्केट शेयर बढ़ाने की सोचो, गुडविल बढ़ाने की सोचो, इज्जत बढ़ाओ, रेपुटेशन बढ़ाओ कि लोग आपके बिजनेस से जुड़ना चाहें। जितने ज्यादा लोग आपके बिजनेस से जुड़ेंगे, कहीं ना कहीं आपका बिजनेस स्ट्रांग होगा। इससे एक बात दिमाग में आई, रिलायंस, ठीक है ना, जिसके ऊपर एक पिक्चर आई थी गुरु करके, अभिषेक बच्चन की एक पिक्चर आई थी, उस पिक्चर में भी दिखाया गया था, और ये बात सच है, रिलायंस के इतने शेयर होल्डर्स हैं कि एक बार उसकी एजीएम वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में हुई थी, जिस स्टेडियम में 2011 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। इतने, आप सोचो क्रिकेट स्टेडियम में जनरल मीटिंग हो रही है, इतने शेयर होल्डर्स हैं, है ना। तो लोगों को जोड़ना बहुत जरूरी होता है। ये बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं। आप बताइए व्हाट्स द बेटर ऑब्जेक्टिव, व्हाट्स द बेटर ऑब्जेक्टिव। कंक्लूजन अगर दूं तो ये बात आप लोग भी बोलेंगे कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज बेटर। बड़ा सोचो, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है यार। गुडविल कभी भी शॉर्ट टर्म में नहीं आती, गुडविल कमाने के लिए सालों लग जाते हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज बेटर। ये सवाल आपको देखने को मिलने वाला है, आने वाला है कि डिस्कस अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। एंड फिर वही, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आपको उसका बताना भी होता है कि इसमें बेटर क्या है। तो वेल्थ मैक्सिमाइज बेटर। आई गेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है। अभी तक की जितनी बात हुई है उसमें कोई डाउट है आपको? तो मैंने इससे पहले आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंसिंग डिसीजंस का एक बताया था कि चैप्टर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सोर्स ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ईबीआईटी, ईपीएस, क्या बोलते हैं, लेवरेज एनालिसिस। और अब मैं आगे बढ़ने वाला हूं, ठीक है ना, परेशान मत हो, आज की क्लास में हम बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। आपको मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में हम क्या पढ़ने वाले हैं, और डिविडेंड में क्या पढ़ने वाले हैं, और इस टॉपिक में और एफएम में और क्या क्या चीज़ें आपके सामने आएंगी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो बेटा अब हम इन्वेस्टिंग डिसीजंस के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ जो मैंने लिखा हुआ है। नाउ प्लीज पुट आउट अ हेडिंग ऑफ इन्वेस्टिंग डिसीजंस। इन्वेस्टिंग डिसीजंस। अच्छा, इन्वेस्टिंग डिसीजंस के बारे में आपको याद होगा मैंने लिखा था कि यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स।
अच्छा, अब यूटिलाइजेशन यानी बिजनेस में पैसा जब आ गया, फाइनेंसिंग हो गई, बिजनेस में एक बिजनेस कंपनी अपनी कैपिटल को दो भागों में बांट देती है, ठीक है ना। जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड करते हैं, एम्प्लॉयड कहते हैं कैपिटल लगाना, कैपिटल को दो जगह लगाया जाता है। एक बेटा हो गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म यूसेज, एक हो गया शॉर्ट टर्म। एक बेसिक अकाउंट्स में एक डिफरेंशिएशन होती है बिटवीन करंट एंड नॉन करंट, आप ऐसे समझ सकते हैं। लॉन्ग टर्म मींस नॉन करंट, जिसको अकाउंट्स की भाषा में बोला जाए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करना, ठीक है ना। और शॉर्ट टर्म के बारे में लिखूं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना। अब मुझे ये बताओ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल दो यार प्लीज, ये नाम तो सुने हुए ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल दो। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जांपल के तौर पे मेन एक बात दिमाग में आती है सर, परचेज ऑफ फिक्स असेट। एक फिक्स असेट परचेज कर लेना, परचेज कर लेना या उसके अंदर कोई कैपिटल इंप्रूवमेंट करना, जैसे एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में एक नया फ्लोर बना देना, ठीक है ना, ऐसा कोई बड़ा खर्चा करना। व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? जिसका एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पड़े, कई सालों तक उसका फायदा देखने को मिले, ठीक है जी। और शॉर्ट टर्म की बात करें, अपने बिजनेस का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना, यानी अपने बिजनेस को चलाना, ठीक है ना, बिजनेस को चलाना फॉर स्मूथ। फिक्स एसेट क्यों खरीदता है बंदा? ग्रोथ के लिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों करता है? रेंट, बिजली, पानी, सैलरी क्यों दे रहा है? बिजनेस को चलाने के लिए। अच्छा, अब बिजनेस जिन पैसों से चलता है उसको क्या बोलते हैं? उस कैपिटल को क्या बोलते हैं जिस कैपिटल से बिजनेस चलता है? बहुत ही बेसिक है, मेरे शब्दों पे अगर आप ध्यान दें तो उसको बोलते हैं बेटा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल सिंपली कैपिटल फ्रॉम विच वी डू वर्किंग, जिस पैसे से चलता है बिजनेस। तो एक बात दिमाग में रखिए, आगे से ये बात बहुत जगह यूज आएगी, मैं स्टार मार्क करके ये भी लिख रहा हूं। एक बिजनेस के पास जो भी कैपिटल है, कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड के दो काम एक बिजनेस करता है। एक, कुछ पैसे फिक्स असेट्स खरीदने में लगा देता है और कुछ जो पैसे बच जाते हैं उससे वर्किंग कैपिटल में लगा देता है। यानी एक पैसे से बड़े बड़े असेट्स खरीदता है और एक पैसे को अपने बिजनेस के नॉर्मल कामकाज में लगा देता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? एज एन आम इंसान भी तो हम यही करते हैं, जो हम कमाते हैं, जो हम सैलरी घर पे लाते हैं, उसका कुछ पोर्शन अपने घर को रेगुलरली चलाने के लिए लगा देते हैं और कुछ पोर्शन से कहीं ना कहीं आगे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, एफडी करा देते हैं, म्यूचुअल फंड्स करा देते हैं। क्लियर है बात? अब बेटा ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट नाम का भी हमारा एक टॉपिक है, जिसमें अगेन इट्स मैनेजमेंट, वी विल डिसाइड, ठीक है ना, मैं अगर ब्रैकेट में लिख रहा हूं, डिसीजन ऑफ हाउ मच वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर अ बिजनेस। आप जब भी एक बिजनेसमैन के तौर पे, जब भी आप एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे या अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस का न्यू ईयर स्टार्ट करेंगे, तो हमेशा आपको सोचना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा कि मुझे अगर सक्सेसफुली अपना बिजनेस चलाना है तो हाउ मच वर्किंग कैपिटल डू आई नीड। मेरी बात समझ रहे हैं? डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है। अब मुझे एक बात बताओ, किसी भी चीज में लॉन्ग टर्म पैसा लगाना या फंसाना, क्या इसमें ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत है या ऐसे ही आप चुटकी बजा के डिसीजन ले लेते हैं, चलो करते हैं? सोचने विचारने की जरूरत है। आप अपने घर में क्या गाड़ी खरीदने का फैसला या घर खरीदने का फैसला इतना आसान होता है कि आप ऐसे ही कर दें? मान लेते हैं आपके पास पैसा है, तब भी क्या आप ऐसे ही कर देते हैं? आप उसके कुछ पॉइंट्स, उसके कुछ फैक्टर्स कंसिडर नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म डिसीजंस के लिए कहते हैं कि ये डिसीजंस इंपॉर्टेंट हैं। इसके इंपॉर्टेंट होने की एक वजह बुक में लिखी है, क्योंकि ये इररिवर्सिबल हैं, एज इट इज इररिवर्सिबल। व्हाट इज इररिवर्सिबल? वापस नहीं हो सकते। ये बड़े खर्चे, ये बड़े डिसीजन आपने एक बार ले लिए तो भाई गलत डिसीजन ले लिया तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा, वापस नहीं कर पाओगे। पैसा फंस गया, अगर कोई गलत लोकेशन में घर खरीद ले, ठीक है, जहां पे वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, ठीक है, तो वहां पर क्या बोलते हैं, पैसा फंस गया आपका। मेरी बात समझ में आ रही है? अब मुझे एक बात बताएं बेटा, इस चैप्टर का नाम है, मैं नाम लिख रहा हूं, इस चैप्टर का नाम, हम चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कैपिटल बजटिंग। और नाम को देखिए, कैपिटल मतलब पैसा, बजटिंग मतलब लगाना। तो पूरा चैप्टर बताऊं क्या क्वेश्चन है कि जी पैसा लगाऊं या ना लगाऊं?
पैसा लगाऊं या ना लगाऊं? आप मुझे बताइए, अगर आपको एक लॉन्ग टर्म किसी प्रोजेक्ट में, किसी प्रॉपर्टी में पैसे लगाने हो, कोई फिक्स असेट, कोई भी डिसीजन लेना हो जिसमें बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व है, तो आप किस बेसिस पे लेते हैं? व्हाट्स द प्राइमरी फैक्टर दैट कम्स इनटू योर माइंड व्हाइल टेकिंग दीज टाइप ऑफ डिसीजंस? सर अगर मैं बात करूं तो बच्चों का जवाब आते हैं, सर रिटर्न देखूंगा मैं, तो रिटर्न, प्रॉफिट, है ना, कि सर इस इन्वेस्टमेंट से, इस प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट से क्या मुझे रिटर्न मिलेगी? ठीक है ना। अब जैसे भाई बच्चे सोचते हैं सर फिक्स असेट्स से क्या रिटर्न है? यार फिक्स असेट्स क्यों खरीदे रहता है? मैंने एमसीक्यू पढ़ा था, फिक्स असेट्स खरीदे रहते हैं फॉर इंक्रीजिंग और अर्निंग कैपेसिटी। यार ज्यादा प्रोडक्शन होगी, ज्यादा माल बिकेगा, ज्यादा रेवेन्यू आएगा ना। बेसिकली बात आई, बच्चा कहता है रिटर्न के बेस पे देखूंगा, प्रॉफिट के बेस पे देखूंगा, लेकिन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि प्रॉफिट इतनी अच्छी चीज नहीं है। प्रॉफिट से ज्यादा बेटर चीज बेटा कैश होती है। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल जवाब दूं, आप कैश बेसिस पे देखिए, आप देखिए आपके काम में कैश इनफ्लो कितना है वर्सेस आपके काम में कैश आउटफ्लो कितना है। मैं बहुत ही सिंपल लेमन भाषा यूज कर रहा हूं और कैश की भाषा लेमन भी समझता है। आप देखिए आपके प्रोजेक्ट में कितना पैसा आपको लगाना पड़ रहा है और कितना पैसा बदले में आपको आ रहा है। बात समझ भाई? मुझे जवाब दीजिए, अगर कैश इनफ्लो कम होगा आउटफ्लो से तो क्या आप ये प्रोजेक्ट करेंगे? कतई नहीं भाई, बेवकूफ थोड़ी हूं। अगर इनफ्लो कम है यानी आ कम रहा है और लगाना ज्यादा पड़ रहा है तो क्या मैं ये काम नहीं करूंगा? सीधी सी बात है। अब मैं एक बात और कहना चाहूंगा सर आउटफ्लो के बारे में। आउटफ्लो जनरली आज की तारीख में होते हैं। कहने का मतलब, अगर जैसे आपको एक फिक्स असेट खरीदने के बारे में बात आ रही है, चर्चा चल रही है, तो फिक्स असेट खरीदना है, कब खरीदना है? अभी खरीदना। चाहो तो 2 मिनट में फैसला कर लो, खरीदो, पैसे दो। तो जनरली जो आउटफ्लो होते हैं वो होते हैं अभी। अभी को हम बोलेंगे ईयर 0 बेटा, मेरी बात समझ रहे हैं? और जो इनफ्लो होते हैं, अब वही सर फिक्स असेट से इनफ्लो क्या होते हैं बताया ना, यूनिट्स बिकेंगी, पैसा आएगा। फिक्स असेट्स क्यों खरीद रहा है इंसान? मशीन क्यों खरीद रहा है? प्रोडक्ट बनाएंगे, बेचेंगे, पैसा आएगा। अच्छा, आएगा वर्ड सुन रहे हो? फ्यूचर टेंस। इनफ्लो जो होते हैं वो जनरली क्या हमेशा इनफ्लो फ्यूचर में होते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? पैसा अगर कहीं लगाना है तो आज लगा दो, लेकिन पैसा आएगा तो भविष्य में आएगा। अच्छा, और फैसला कब लेना है? अभी लेना। फैसला कब लेना है? अभी लेना है। तो अब आउटफ्लो फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू में, आज की तारीख में है, इनफ्लो फ्यूचर में है, और दोनों को कंपैरिजन करना ठीक नहीं है। मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। एक इंश्योरेंस वाली का फोन आता है, इंश्योरेंस कंपनी से फोन आता है, वो कहते हैं सर आज 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो। अच्छा जी, आपको 50 साल बाद 1 करोड़ देंगे। सुनने में बहुत ही ल्यूक्रेटिव लग रहा है, हम लोग फंस भी जाते हैं। वो भी ऐसे ही बताते हैं, सर देखो 6 लाख लगाने हैं, 1 करोड़ मिल जाएंगे, फायदा ही फायदा। लेकिन 1 करोड़ कब मिल रहे हैं भाई? आज नहीं मिल रहे, 50 लाख बाद मिल रहे हैं। आप बताओ, आपको पैसा आज मिलने में आप ज्यादा खुश हो या बाद में मिलने में? मैं आपको बोलता हूं, आपको 10 लाख रुपए दे रहा हूं, या तो आज ले लो या 5 साल बाद ले लो। आप कब लेना पसंद करेंगे? सर आज। क्यों? आज उसकी परचेजिंग पावर ज्यादा है। आज उस 5 लाख से आप ज्यादा शॉपिंग कर सकते हो। 10 साल बाद महंगाई, यार फ्यूचर में सबसे दिक्कत क्या है? महंगाई बढ़ जाएगी। तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं आ रही? जब आप फोन पे इंश्योरेंस वालों का ऑफर सुन रहे हैं, 1 करोड़ वो आपको 50 साल बाद देगा। आज की तारीख में कहीं प्राइम लोकेशन में 1 करोड़ के तगड़े घर नहीं मिल पाते हैं। 50 लाख बाद क्या मिलेगा? क्या होगा उसका? 50 साल बाद उस 1 करोड़ की क्या वैल्यू होगी, ये निकालना बहुत जरूरी है। और इसी कंसेप्ट को कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बेसिकली इनफ्लो फ्यूचर में है, और स्टार मार्क करके लिख रहा हूं, हर फ्यूचर वैल्यू को यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू प्रेजेंट वैल्यू। आपको इसे प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। समझ में आई बात? प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। ये कैसे करते हैं ये मैं आपको जरूर इसको बताऊंगा जब ये रेलेवेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। जब भी इसकी जरूरत आएगी, मैं एक फॉर्मूला आपको लिखवा देता हूं।
प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए बेटा एक तरीका हम फॉलो करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर n। 1 प्लस आर टू द पावर n। फ्यूचर वैल्यू इज फ्यूचरिस्टिक वैल्यू, आर इज व्हाट, आर बेसिकली इज अ रिस्क रेट। अब महंगाई का सबसे बड़ा रिस्क क्या है, जैसे कि मैंने अभी बोला, इन्फ्लेशन। व्हाट इज एन, एन बचपन से यार एन ना हमेशा नंबर ऑफ ईयर से डिनोट कर रहा है। सही बताऊं, ये कोई बड़ा ही कई सीए फाउंडेशन के बच्चों ने इसे देखा भी होगा। ये बहुत ही परेशानी वाली बात नहीं है। ये मैं सही बताऊं आपको, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। बचपन में प्रेजेंट वैल्यू को आप कहते थे प्रिंसिपल, फ्यूचर वैल्यू को कहते थे अमाउंट। इस टाइप के सवाल होते थे। ये अमाउंट अगर मैं 10 साल के लिए इस रेट पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे डाल दूं तो 10 साल बाद कितना आ जाएगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है। अच्छा, इसी को अगर मैं रिवर्स कर दूं तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का बन जाएगा, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर एन। अच्छा, इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं बेटा, देखो ऐसे, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर n। 1 प्लस आर टू द पावर n। प्लीज बताइए इसके बारे में, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? मैंने कौन सा बहुत बड़ा गलत काम कर दिया? ठीक है, ये n को थोड़ा मैंने अपने तरीके से बना दिया है। फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय, यार फ्यूचर वैल्यू अलग कर दिया और ये अलग कर दिया। ये अलग करने की जरूरत हो इसलिए क्यों किया है, क्योंकि ये जो ये वाला फ्रैक्शन है ना, ये 1 वाला, इसको अलग से निकाला जाता है। इसको बेटा अलग से हम बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ ₹1, ऑफ ₹1। ठीक है जी, हमेशा फैक्टर एक, इसको एक और नाम से बोल सकता हूं, आपने सुना होगा एन्युटी फैक्टर, मैथ्स में वर्ड आया होगा एन्युटी फैक्टर। आप इसका नाम जो है वो दे सकते हैं। एन्युटी फैक्टर सुना है नहीं सुना भाई? मैथमेटिकली बेटा जितने भी फैक्टर्स होते हैं, आपने जितनी भी टेबल्स देखी होंगी, लॉग टेबल, सिंकिंग फंड टेबल, कंपाउंड इंटरेस्ट टेबल, वो हमेशा ₹1 के लिए होती है। आप ₹1 के लिए निकालिए, अपना जिस मर्जी से मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक बार ये प्रेजेंट वैल्यू वाला फंडा करूं। सो भाई मान लो मेरा जो आर है दैट इज 9% रिस्क रेट, जो कि क्वेश्चन में दिया होता है, टेंशन मत लो। वैसे ये क्या है, ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का रेट भी है। जैसे मेरे को जब इंश्योरेंस वालों का फोन आता है तो मैं उसको कंपेयर करता हूं कि यार मैं एफडी क्यों ना करा लूं, एफडी पर भी मेरे को 8% का रेट मिल रहा है, एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, तो मैं इंश्योरेंस क्यों कराऊं, मैं एफडी क्यों ना करा लूं। तो मेरा जो रिस्क रेट होता है वो 8% होता है, मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेट। अब देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूं मुझे कोई पैसा क्या बोलते हैं 2 साल बाद दे रहा है, मैं एक बात आपको बोल सकता हूं, प्रेजेंट वैल्यू विल ऑलवेज बी लेसर देन फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि फ्यूचर में जो अमाउंट मिलता है वो विद इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9% टू द पावर 1 कर रहा हूं। 1 साल बाद आपको कोई ₹1 दे, इसका मतलब क्या हुआ, अगर 1 साल बाद आपको कोई ₹1 दे तो उसकी आज की वैल्यू क्या है, इसको आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। 1 प्लस 9% एक तरीके से बेटा होता है 1.09। 1 प्लस 9% इज 1.09। प्लीज यूज योर कैलकुलेटर। 1 डिवाइडेड बाय 1.09 करोगे तो 3 प्लेसेस में आंसर लिख लो, ये 0.917 हो जाएगा। मोर लेस देन 1 तो हो गया ना, लेस देन 1 तो हो गया। ये बात आप प्लीज नोट कर सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू विल ऑलवेज बी लेसर देन फ्यूचर वैल्यू। भविष्य की वैल्यू में इन्फ्लेशन जुड़ी होती है, मेरी बात समझ रहे हैं। अच्छा, अब सेकेंड ईयर का करूं, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9% टू द पावर 2। लिखने को बाय फॉर्मूला लिखूं तो ऐसे लिखूंगा 1 प्लस 9% टू द पावर 2। अब यहां पर तो यार इसको मैं टू द पावर 20 लिख लूं, कितनी बार तुम करोगे, अगर तुम नॉर्मली कर रहे हो तो तुम ऐसे करोगे, 1 प्लस 9% अपने कैलकुलेटर में दबाओगे, 1.09 आ गया, 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, स्क्वायर करोगे, 1 से डिवाइड करोगे। लेकिन एक इसका शॉर्टकट है, आपने एक बार ये कर दिया,
आपने एक बार ये कर दिया 1 डिवाइड बाई 1.019 0.9 जो आया है कैलकुलेटर में लिखे रहने दो, इक्वल टू दबा दो, सेकेंड ईयर का आ जाएगा। सेकेंड ईयर का राउंड ऑफ करके 0.842 लिखा जा सकता है। 8416 है थर्ड प्लेस के बाद वाली फिगर, फोर्थ प्लेस अगर 5 से ऊपर है तो थर्ड प्लेस को राउंड ऑफ कर सकते हो। और ये फैक्टर्स जैसे जैसे साल बढ़ते जाएंगे घटते जाएंगे, आप देख भी सकते हैं 0.917 0.842, ठीक है ना। बहुत, क्योंकि जितने साल के बाद की बात करेंगे उसमें उतना ज्यादा इन्फ्लेशन का रिस्क होगा। मैंने इंश्योरेंस के लिए कई बार ये किया है, ज्यादातर इंश्योरेंस नेगेटिव हो जाते हैं कि फ्यूचर वैल्यू को आज की तारीख में अगर आप करोगे तो वो लेस देन 1 आंसर आ जाता है हमारा, तो इंश्योरेंस इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन। आपको ये बात समझ में आई, सारा कैश इनफ्लो वाला फंडा, इसको जो भी फ्यूचर में होगा उसको प्रेजेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दिस इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टिंग डिसीजन में मेन लॉन्ग टर्म आता है, लेकिन मैंने आपको दोनों समझा दिए, लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी। इसके अलावा बेटा हम लोगों ने, मैं से क्लियर कर रहा हूं, वी हैव टू स्टडी अबाउट द डिविडेंड डिसीजंस। और डिविडेंड डिसीजंस में सही बताऊं तो हमने कुछ खास बातें नहीं करनी, आप सिर्फ इतना लिख लो, वी हैव टू डिसाइड द ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी। अगेन ऑप्टिमम मतलब बढ़िया, डिविडेंड देने से पहले भी एक कंपनी सोचती विचारती होगी, ऐसे ही चुटकी बजा के डिसीजन नहीं ले लेती होगी कि चलो डिविडेंड देते हैं, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, कितना देना चाहिए। इसमें जब आप पढ़ेंगे तो कुछ गुरुओं के नाम आएंगे, वॉल्टर्स मॉडल, जैसे मैनेजमेंट के गुरु नहीं होते, टेलर, फ्योल, कॉस्टिंग में हालसे, रोवन, ऐसी इसमें भी कुछ है, वॉल्टर्स मॉडल, गॉर्डन्स मॉडल, ये कुछ बताते हैं आपको, ये विद्वान हैं जो आपको बताएंगे कि डिविडेंड देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ठीक है, कितना देना चाहिए, छोटा सा टॉपिक है। ये हमारी पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। इसके अलावा हमारे पास कुछ टॉपिक है जो कि मैं कहूँगा अकाउंट्स रिलेटेड है, फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर आते हैं, जैसे कि रेशो एनालिसिस। बेटा ये थोड़ा बहुत कई बच्चों ने 12वीं में पढ़ा भी होगा, नहीं तो मैं तो बताने ही वाला हूँ। सीए सिलेबस में फिलहाल सिर्फ रेशो एनालिसिस है। सीएमए वाले जो स्टूडेंट्स हैं इनको एडिशनल बेटा एक कैश फ्लो स्टेटमेंट्स भी पढ़नी पड़ेंगी, जो कि नाम सुना होगा आपने, है ना, कैश का आना जाना देखते हैं, और फंड्स फ्लो स्टेटमेंट भी पढ़नी पड़ेंगी। फंड्स के बारे में बता दूं, फंड्स वर्ड डिनोट करता है, प्लीज लिख लो, वर्किंग कैपिटल। कितनी वर्किंग कैपिटल आई कितनी गई। कैश फ्लो में क्या देखते हो, कितना कैश आया कितना कैश गया। फंड्स फ्लो में कितनी वर्किंग कैपिटल आई कितनी गई। दिस इज योर इंटायर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या आपको समझ में आया बेटा? पूरा आपको मैंने इलैबोरेट किया है कि कौन कौन, और समराइज करने के लिए पीपीटी दिखाने वाला हूं, ऑब्जेक्टिव्स बता दिए, क्या क्या डिसीजंस हैं, क्या क्या पढ़ना है, ये सब आपने देखा। सो समराइज करने के लिए मैं अपनी पीपीटी की तरफ आपको लेके जाऊंगा। आप देखिए, इसको, ये आपके लिए ही है। ये हमारी सीएफओ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात हुई थी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिसीजंस क्या क्या लेने हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंसिंग में डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, सिलेक्शन करना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। डिविडेंड में ऑप्टिमम पॉलिसी डिसाइड करनी है। इवोल्यूशन ऑफ एफएम पढ़ा था, याद है, ट्रेडिशनल, ट्रांजिशनल, मॉडर्न। एफएम के ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट की लिमिटेशंस है, वेल्थ में कैश फ्लो अप्रोच, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, क्या आया क्या गया। टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर हो रही है, प्रॉफिट टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर कर रहा है। इसी के साथ बेटा मैं ये क्लास को यही समाप्त कर रहा हूं, और ये शब्द सुनते ही आपकी शक्ल पे खुशी देखते ही बनती है, मेरी शक्ल पे भी है वैसे। ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन था, ठीक है जी। और तो इसी के साथ मैं अपना एफएम का इंट्रो खत्म करता हूं, और नेक्स्ट क्लास में, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, फाइनेंसिंग डिसीजंस के अंदर लेवरेज एनालिसिस बेटा मैं स्टार्ट करूंगा। सो थैंक यू सो मच। सो बेटा अब मैं आपको बता दूं, हमारा जो YouTube क्लासेस का शेड्यूल है वो ऑल्टरनेटिव बेसिस पे रहने वाला है। शेड्यूल आपको मिल भी चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे फॉर लेवरेज एनालिसिस, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप लोगों के लिए, प्यार के लिए, लेकिन ये दिल मांगे मोर भाई। तो प्लीज बेटा जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को तो अब तक लाइक कर दिया होगा, नहीं किया यार तुम लोगों को पाप चढ़ने वाला, अभी करो। और
इस चैनल को प्लीज़, विद्यास्थल आपका चैनल है सर, इसने हमेशा आपका ख्याल रखा है, तो प्लीज़ हमारी एक बात मानिए, अगर सब कुछ अच्छा लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों को, अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। इसी शब्दों के साथ बेटा आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। मैं आप लोगों का दोस्त सी आशीष गुप्ता। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।